हम हायर क्लासेस में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे अब देखेंगे कुछ चीज़ों को ध्यान से देखेगा। तो कुल मिला के मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन से दो चीज सीखने को मिली कि डार्विन के हिसाब से जो बाबू चेंजेस थे, जो म्यूटेशन था, जो इवोल्यूशन था वो काफी स्लो था और एक डायरेक्शन में जा रहा था। लेकिन ह्यूगो डे व्रीज ने कहा कि म्यूटेशन की वजह से चेंजेस आ रहे हैं और इवोल्यूशन हो रहा है। तो इनके हिसाब से जो बहुत तगड़ा म्यूटेशन हो रहा है, यानी कि इवोल्यूशन बहुत जल्दी हो रहा है, बहुत कम समय में। ठीक, अब हम पढ़ेंगे बाबू जो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट और जो जिसके लिए आप इस वीडियो में आप बने हुए हैं, ये है बाबू हार्डी-विम्बर्ग प्रिंसिपल। चलिए ध्यान से समझते हैं। चलिए पहले पढ़ लेते हैं। इन अ गिवन पॉपुलेशन, एकदम ध्यान से सुनो पढ़ाएंगे। वन कैन फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस ऑफ एलील ऑफ ए जीन और ए लोकस। दिस फ्रीक्वेंसी इज सपोज टू रिमेन फिक्स्ड, ये डेफिनेशन है। दिस फ्रीक्वेंसी इज सपोज टू रिमेन फिक्स्ड and even remain the same through generations. Hardy-Wimber principle is stated it using algebraic equations. This principle says that allelic frequency in a population are stable and is constant for generation to generation. The gene pool, any total gene and their alleles in a population remain constant. This is called genetic equilibrium. Sum total of all the allelic frequencies is 1. ठीक ठीक, देखिए क्या कह रहे हैं। ये कह रहा है किसी भी पॉपुलेशन में जो किसी भी जीन की होने की, किसी भी इंडिविजुअल में किसी भी जीन की होने की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो फिक्स होती है। क्या होती है? कुछ होती है। ये जो फ्रीक्वेंसी है ये फिक्स है कि किसमें कौन से वेरिएशन आएंगे, फ्रीक्वेंसी, एंड इवन रिमेन द सेम, और जनरेशन टू जनरेशन सेम होता है। हार्डी-विम्बर्ग ने कुछ अलजेब्रा का यूज करके कुछ बातें कही। उन्होंने कहा कि एलीलिक फ्रीक्वेंसी, किसी भी एलील, किसी भी जीन का जो दूसरा फॉर्म होता है उसकी आने की, उसकी बाबू दोबारा आने की जो चांस होती है पॉपुलेशन में, वो स्टेबल होती है और कांस्टेंट होती है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। द जीन पूल हमेशा कांस्टेंट रहेगा, यानी कि पॉपुलेशन का जो जीन है उसमें चेंजेस नहीं आते हैं, वो हमेशा कांस्टेंट रहेंगे। और लास्ट बात इन्होंने क्या कहा, दिस इज कॉल्ड, अगर ये कांस्टेंट है इसको कहेंगे जेनेटिक इक्विलिब्रियम। और उन्होंने कहा सबसे लास्ट और सबसे क्वेश्चन जहां से बनते हैं, सम टोटल ऑफ ऑल एलीलिक फ्रीक्वेंसी इज 1। जितने भी एलील की फ्रीक्वेंसी उनका सम कर दो 1 आएगा। ठीक, चलिए समझाते हैं क्या है ये सब। देखिए एकदम ध्यान से कुछ बातें, एकदम ध्यान से देखो। हम लिखेंगे स्मॉल ए, क्या लिखेंगे एकदम ध्यान से देखना, बस 5 मिनट दे दो। स्मॉल ए का मतलब होगा रेसेसिव एलील। क्या होगा? एकदम ध्यान से देखो, रेसेसिव एलील। ठीक, तो हार्डी-विम्बर्ग प्रिंसिपल, एकदम ध्यान से देखिए। हार्डी-विम्बर्ग प्रिंसिपल यहां से शुरू होता है। इसको मैं कट करके एक अलग वीडियो बना दूंगा 10 मिनट का, उसको डाल दूंगा। हार्डी-विम्बर्ग प्रिंसिपल, सबको दिक्कत होती है। तो हार्डी-विम्बर्ग ने, हार्डी साहब ने यही बोला सीधे सीधे कि जो किसी भी पॉपुलेशन में जो जीन है ना, जो जीनोम है, सबके पास जीन है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, आने की संभावना होती है बार बार अगले जनरेशन में, वो हमेशा कांस्टेंट रहती है और चेंज नहीं होती है। इसी को बोलते हैं जेनेटिक इक्विलिब्रियम। अगर कोई चेंज आया तो म्यूटेशन हो जाएगा, इवोल्यूशन हो जाएगा। और उन्होंने कहा जितने भी एलील फ्रीक्वेंसी है ना, उनका सम हमेशा 1 आता है। क्या होता है ये समझते हैं। जो ए है उसे बोलते हैं रेसेसिव एलील। ठीक, जो स्मॉल बी है बाबू, सॉरी स्मॉल ए था, कैपिटल ए को बोलेंगे हम, कैपिटल ए को बोलेंगे डोमिनेंट एलील। क्या बोलेंगे? डोमिनेंट एलील बोलेंगे। एकदम ध्यान से क्या बोलेंगे? डोमिनेंट एलील। ठीक है, हम यूज करेंगे स्मॉल पी, इसको बोलेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस ऑफ डोमिनेंट एलील। डोमिनेंट एलील के आने की फ्रीक्वेंसी जो होगी बाबू, उसको स्मॉल पी से हम डिनोट करेंगे। स्मॉल क्यू से डिनोट करेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस ऑफ, एकदम ध्यान से, अकरेंस ऑफ रेसेसिव एलील। फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस ऑफ रेसेसिव एलील, एकदम ध्यान से, प्यार से, मोहब्बत से। ठीक है, हम कहेंगे क्या, देखो ये याद रखना है इसको, ए और पी क्यू में अंदर क्या है। फिर आता है बाबू होमोजाइगस रेसेसिव। होमोजाइगस रेसेसिव का मतलब क्या है? होमोजाइगस मतलब जाइगोट, और जाइगोट मतलब 2 एलील्स, 2 कैरेक्टर्स आए हैं, 2 जगह से आए हैं। होमोजाइगस रेसेसिव होगा स्मॉल ए, या तो हम कह दें क्यू स्क्वायर। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? क्यू स्क्वायर हो जाएगी। अगर हम बोले हेट्रोजाइगस नहीं, अभी होमोजाइगस रेसेसिव है तो हम बोलते हैं होमोजाइगस डोमिनेंट। क्या बोले? होमोजाइगस, एकदम ध्यान से देखना, होमोजाइगस डोमिनेंट। तो होमोजाइगस डोमिनेंट के लिए होगा
कैपिटल ए या तो हम बोल दें पी स्क्वायर, क्या बोले इसकी, यानी कि होमोजाइगस रिसेसिव आने की फ्रीक्वेंसी क्या होगी क्यू स्क्वायर, होमोजाइगस डोमिनेंट की फ्रीक्वेंसी क्या होगी क्यू स्क्वायर, होमोजाइगस रिसेसिव किसको कहेंगे ए को, और होमोजाइगस डोमिनेंट किसको कहेंगे कैपिटल ए को, ठीक है। अब आता है तीसरा लास्ट हेट्रोजाइगस, क्या आता है हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस तो हमेशा डोमिनेंट ही रहेगा, ठीक। इसके लिए हम यूज करेंगे क्या, कैपिटल ए स्मॉल ए, और इसकी फ्रीक्वेंसी को बोलेंगे 2pq, क्या बोलेंगे फ्रीक्वेंसी को 2pq। क्यों ऐसा बोलते हैं, ध्यान से देखते रहिए, बने रहिए, एकदम अच्छे समझ में आएगा। देखिए इन्होंने कहा कि p प्लस क्यू यानी कि जो एलील की फ्रीक्वेंसी है, यानी कि सम ऑफ एलिलिक फ्रीक्वेंसी ऑफ टोटल जीनोम, फ्रीक्वेंसी क्या थी बाबू, एक क्यू थी, देखो ध्यान से, एक क्यू थी, एक पी थी, एक क्यू थी, तो दोनों का सम क्या होगा 1 होगा। अगर हम इसको क्या करते स्क्वायर करते, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा, 2pq इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ध्यान से देखना p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इज इक्वल टू 1 स्क्वायर, यानी कि 1। तो ये दो फॉर्मूले हैं, इसी सारा क्वेश्चन लगना है। ध्यान देखना, p क्या है, इट इज नॉट द रिसेसिव एलील और डोमिनेंट एलील, इट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ, यानी कि डोमिनेंट एलील के आने की संभावना, आने की फ्रीक्वेंसी कितनी है, आने का चांस कितना है, उसे हम बोला p। रिसेसिव एलील के आने की फ्रीक्वेंसी कितनी है q, ठीक। अब देखो इसको कंपेयर कर दें हम, तो a स्क्वायर, ठीक, ये कैपिटल, यहाँ पे कैपिटल ए होगा, यानी कैपिटल ए, यहाँ पे स्मॉल ए, यहाँ पे क्या कर दें ए और ए, ठीक, ए और ए। तो याद रखिएगा इसको, ये तो हमेशा याद रखेंगे, ठीक। अब देखिए ये हो गया आपका। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो अगर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2q इज इक्वल टू 1 है तो बोलेंगे नो वेरिएशन, मतलब नो इवोल्यूशन, और अगर हम बोले इज नॉट इक्वल टू 1 तो बोलेंगे इवोल्यूशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इवोल्यूशन हो जाएगा। एग्जाम्पल दिखाते हैं, एकदम ध्यान से देखना। एग्जाम्पल देखिएगा बाबू सब लोग। एक गांव था, ध्यान देखना, बार बार क्वेश्चन में, ये गांव में हम क्लास में भी कराए थे। एक गांव था, वहां पे 100 लोग थे। कितने लोग थे, 100, एकदम ध्यान से देखना, कितने लोग थे, 100 लोग थे। तो उनके पास लंबाई की एलील, लंबाई, टॉलनेस की बात करें, लंबाई के लिए एलील कितनी होगी, एलील 100 लोग हैं तो पेड़ में होता है, तो बोलेंगे 200 एलील। कितने एलील्स हैं, 200 एलील्स, ठीक है। इसमें से लंबाई टॉल के लिए, कितने के लिए, टॉल के लिए कितने एलील है, मान लो 60, कितने एलील हैं, 60 लोग टॉल हैं, तो हम कहेंगे टॉल 60 पीपुल। कितने पीपुल टॉल हैं, 60 पीपुल। तो बाबू कितने एलील्स हो गए, 120 एलील। कितने हो गए, 120 एलील, ठीक, 120 एलील। हम कहें ड्वार्फ, क्या बोल दिए, ड्वार्फ कितने हैं बाबू, हम कहें 40 लोग, 40 पीपुल, तो कितने हो गए 80 एलील। कितने हो गए 80 एलील जो है हमारे पास वो। तो ड्वार्फ क्या है बाबू, टॉल क्या है, डोमिनेंट, ये क्या है डोमिनेंट, ये क्या होता है रिसेसिव, एकदम ध्यान देखना। तो हमने कहा 120 एलील 80 एलील। हम कहें फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील निकालो, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट यानी कि p लंबाई वाला, तो कितना हो 120 एलील है, तो 120 बटे 200 कर दो, तो हमें मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा 0.6। कितना मिल जाएगा 0.6। हम कहें फ्रीक्वेंसी ऑफ रेसेसिव एलील बताओ, यानी कि Q बताओ, तो हम बोल दिए, कितना बोल दिए 80 बटे 200, यानी कि 0.4, ठीक। कैसे पता चलेगा सही है, तो P प्लस Q इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। तो देख लेते हैं 0.6 प्लस 0.4 कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। ये हो गया आपका। अब दूसरा वाइज चेक कर लो, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। तो देख लेते हैं p कितना है 0.6, तो 0.6 का स्क्वायर कर लो, प्लस क्यू स्क्वायर 0.4 का स्क्वायर कर लो, प्लस 2pq, 2p मतलब 0.6 इंटू 0.4 सबको कर लो सम, 1 आएगा। तो यानी कि जेनेटिक इक्विलिब्रियम है। चलिए अब इसी गाँव में चलते हैं। आफ्टर 20 साल, आफ्टर 20 ईयर, एकदम ध्यान से, आफ्टर एकदम जो देखेगा वही समझ में आएगा, एकदम प्यार से, भले ही 2 की स्पीड में देख रहे हो। इसमें कहेंगे कितने लोग हो गए, 200 लोग। कितने लोग हो गए बाबू, ध्यान से देखना, 200 लोग हो गए। और इसमें से अब देखो ध्यान से, 120 लंबे हैं। कितने लंबे हैं, 120 लंबे हैं। और 80 लोग क्या हो गए, शॉर्ट। 80 लोग क्या हो गए, शॉर्ट। तो एलील्स कितने होंगे, 240 एलील लंबाई का, और कितना 160 एलील क्या है वो छोटाई का, शॉर्ट का। तो हम फ्रीक्वेंसी निकालेंगे p, फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील, तो क्या हो जाएगा 240 बटे टोटल पॉपुलेशन कितना, टोटल एलील कितने 400, तो कट गया 4 6 के 24, 4 2 40, 0.6 कितना आ गया 0.6। अगर हम q निकालेंगे तो कितना होगा
क्यू 160/400 कितना हो गया 0.4। अभी भी फ्रीक्वेंसी बदली नहीं, अभी भी फ्रीक्वेंसी 0.6 थी, तब भी 0.6 थी, बाद में 0.4, मतलब कि Q का 0.4, यहां भी Q, यानी कि फ्रीक्वेंसी एलील की चेंज नहीं होती है, कांस्टेंट रहती है और हमेशा सम कितना होगा 1 होगा। ये जेनेटिक इक्विलिब्रियम है। दिस वाज द हार्डी-विम्बर्ग प्रिंसिपल। दैट्स ऑल, दैट इज इनफ, इट वाज इनफ, इट वाज इनफ। एकदम ध्यान से देखो, एकदम बस इतना ही है सब कुछ। P प्लस क्यू क्या है 1 है, P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कितने होने चाहिए 1 होने चाहिए। चलो क्वेश्चन करके देखते हैं, क्वेश्चन करके देखते हैं, ध्यान से देखना, एकदम क्वेश्चन करके देखते हैं। देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फटाक से, ठीक। चलिए क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन करके देख लेते हैं, ध्यान से देखना, क्वेश्चन करके देख लेते हैं। देखो बाबू, क्वेश्चन दिया है, इफ इन अ पॉपुलेशन, इफ इन अ पॉपुलेशन, इफ इन अ पॉपुलेशन frequency of dominant allele is frequency of dominant allele is 0.3 कैलकुलेट पता है, पहला बोल दिया, पहला कैलकुलेट करिए Q, दूसरा बोल दिया कैलकुलेट करिए, ऐसे बोलेगा कैलकुलेट करिए होमोजाइगस रेसेसिव कैलकुलेट करिए, तीसरा पूछ दिया होमोजाइगस डोमिनेंट कैलकुलेट करिए, तीसरा कह दिया नेक्स्ट हेट्रोजाइगस कैलकुलेट करिए। क्वेश्चन हो गया, बस क्वेश्चन आ गया, एकदम देखिए लुल मत हो जाएगा। कह रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील, यानी कि P की वैल्यू दिया है 0.3, तो हमको पता है P प्लस Q क्या होता है 1, तो हम कहेंगे Q निकल जाएगा 1 माइनस Q, यानी कि 1 माइनस 0.3 यानी कि 0.7, तो हमें मिल गया कि P दिया है 0.3, Q दिया है 0.7, ठीक है। अब क्या पूछा है, तो Q मिल गया हमको, पहला सॉल्व हो गया क्वेश्चन। दूसरा होमोजाइगस रेसेसिव, बाबू होमोजाइगस रेसेसिव हमने कहा था Q स्क्वायर, रेसेसिव है तो Q स्क्वायर, डोमिनेंट है तो P स्क्वायर, तो होमोजाइगस हो गया तो स्क्वायर कर देना, तभी ना जाइगोट बनेगा, होमोजाइगोट, सेम टाइप ऑफ जाइगोट, ठीक है। अब देखिए तो Q कितना था 0.7, तो 0.7 का स्क्वायर कर दो, आंसर मिल जाएगा, ठीक, 0.49 मिल जाएगा। होमोजाइगस डोमिनेंट पूछा है तो 0.3 का स्क्वायर कर दो, मिल जाएगा। हेट्रोजाइगस पूछा है तो हमको पता है हेट्रोजाइगस को अब क्या करना है ना 2pq करना है, याद रखना pq मत कर देना 2pq, यानी कि 2 इंटू 0.3 इंटू 0.7, ये कर दिया आपने, काम हो गया आंसर। क्वेश्चन, कई सारे क्वेश्चन ऐसे बने हुए हैं, आप हमेशा याद रखेंगे, ये पूरा कॉन्सेप्ट याद रखेंगे, कभी भी आप टेंशन नहीं लेंगे, मामला एकदम सेट हो जाएगा, कभी भी भूलेगा नहीं, ठीक। चलिए एक और क्वेश्चन हम करा दें इसमें, रुक जाइए, एक क्वेश्चन करा दूं मैं इस पे। और पता ऐसा बढ़िया है ना, हालम चालम, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, पता नहीं कहाँ है, रुक जाओ। पता नहीं क्या क्या दे रहा है। चलिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग कमेंट में उसको आंसर बताएंगे, ठीक, नोट कर लीजिए सब लोग, क्वेश्चन होमवर्क रहेगा, सब लोग कमेंट में बताएंगे जरूर। इफ हेट्रोजाइगस एकदम ध्यान से, डोमिनेंट, इफ हेट्रोजाइगस डोमिनेंट फ्रीक्वेंसी कितना है, बस इफ हेट्रोजाइगस डोमिनेंट इज इक्वल टू, दिया हुआ है बाबू कितना 0.48, कितना दिया है 0.48, कैलकुलेट पहला फ्रीक्वेंसी ऑफ रेसेसिव एलील, एकदम ध्यान से, दूसरा फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील लिख लेना, तीसरा
होमोजाइगस डोमिनेंट, चौथा होमोजाइगस रेसेसिव, होमोजाइगस रेसेसिव, यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ, यानी कि तुमको पी निकालना है, क्यू निकालना है, फिर पी निकालना है, ठीक, बता दे हिंट, फिर आपको पी स्क्वायर निकालना है और आपको क्यू स्क्वायर निकालना है, अगर आपको 2pq दिया हुआ है, यानी हेटेरोजाइगस डोमिनेंट दिया हुआ है, बस कर लेना, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये था आपका पूरा का पूरा ये। अब चलिए पढ़ लेते हैं थोड़ा सा इसमें, ये पूरा दिया हुआ है, देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, ध्यान से, सब अच्छा चल रहा है ना, कैमरा वैमरा, कोई दिक्कत, ठीक है, बस थोड़ा सा और देखिए। फॉर एग्जाम्पल कैन बी नेम्ड, P डाल दो, Q डाल दो, इन अ डिप्लॉयड P एंड Q रिप्रेजेंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील A एंड एलील स्मॉल a। ये एलील A है फ्रीक्वेंसी की, यानी कि A क्या है, कैपिटल A क्या है, एलील है, स्मॉल a क्या है, रेसेसिव एलील, कैपिटल A डोमिनेंट एलील, इसकी फ्रीक्वेंसी स्मॉल p, इसकी फ्रीक्वेंसी स्मॉल q, ठीक। द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन इज सिंपली p स्क्वायर, कैपिटल A, यानी कि हो गया आपका होमोजाइगस डोमिनेंट, क्या हो गया, homozygous dominant. This is simply stated in another ways, that is the probability that an allele A with a frequency of P appear on both the chromosome of a diploid individual is simply the product of the probabilities, यानी P स्क्वायर, ठीक। कह रहा है A एलील के आने की संख्या क्या है किसी भी इंडिविजुअल में, वो P स्क्वायर है। सिमिलरली ऑफ स्मॉल a स्मॉल के लिए हम यूज कर रहे हैं कैपिटल Q स्क्वायर, ऑफ A के लिए यूज कर रहे हैं 2pq, हेंस p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर, इसको 1 कह रहे हैं, दिस इज अ बाइनोमियल एक्सपेंशन। ये क्या है, p प्लस क्यू स्क्वायर का बाइनोमियल एक्सपेंशन है। विथ व्हेन फ्रीक्वेंसी मेजर्ड डिफर फ्रॉम एक्सपेक्टेड वैल्यू द डिफरेंस इंडिकेट्स द एक्सटेंट ऑफ इवोल्यूशनरी चेंजेस। अगर एक से कुछ डिफरेंस आता है तो हम कहेंगे कुछ चेंज हुए हैं। डिस्टर्बेंसेस इन जेनेटिक इक्विलिब्रियम और हार्डी-वेबर इक्विलिब्रियम, दैट इज चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील्स इन अ पॉपुलेशन, वुड देन बी इंटरप्रेटेड एज रिजल्टिंग इन इवोल्यूशन। एक बात और याद रखना इसमें कि जो हार्डी-वेबर प्रिंसिपल है, लिख लेना वहीं पे, हार्डी-वेबर प्रिंसिपल है, वो लार्ज पॉपुलेशन पे काम करता है। ये पूछा जा चुका है, लार्ज पॉपुलेशन पे काम करता है, छोटे पॉपुलेशन पे काम नहीं करता है। चलिए अब देखिए क्या क्या फैक्टर्स है जो हार्डी-वेबर इक्विलिब्रियम को अफेक्ट कर सकते हैं, उसको बिगाड़ सकते हैं। यानी कि क्या करवा सकते हैं, इवोल्यूशन करवा सकते हैं, इवोल्यूशन करवा सकते हैं, चेंज करवा सकते हैं, या फिर स्पेशिएशन, नया स्पीसीज का निर्माण करा सकते हैं। क्या क्या फैक्टर है, 5 फैक्टर्स होते हैं, एकदम ध्यान से, कितने फैक्टर्स होते हैं, 5। चलिए दीज आर, पहला है जीन माइग्रेशन, पहला क्या है, जीन माइग्रेशन और जीन फ्लो क्या होता है, दूसरा है जेनेटिक ड्रिफ्ट, तीसरा है म्यूटेशन, चौथा है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन और पांचवा है नेचुरल सिलेक्शन, एकदम याद रखना। व्हेन माइग्रेशन, चलिए अब एक करके इसको पढ़ते हैं। जब माइग्रेशन होता है सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन टू अनदर प्लेसेस एंड पॉपुलेशन place and population occurs, gene frequencies changes in the original as well as in the new population. New gene या allele are added to the new population and these are lost from the old population. There would be a gene flow if this gene migration happens multiple time. ध्यान देखना, ये पूरा जीन माइग्रेशन और जीन फ्लो के बारे में बात करें। देखना, मान लो एक पॉपुलेशन ओल्ड है, वहां से न्यू में सब गए, और जब न्यू में गए, ध्यान से देखिएगा इसको, समझिएगा बात को। देखिए ये ओल्ड पॉपुलेशन है, ओल्ड पॉपुलेशन, न्यू पॉपुलेशन। तो यहां से ओल्ड से बाबू, ओल्ड से जब न्यू में गया तो यहां से कुछ जीन हट गए, यहाँ पे कुछ जीन ऐड हो गए, तो जीन की फ्रीक्वेंसी यहाँ से लॉस्ट हो गई, यहाँ से ऐड हो गई, तो इसको हम बोलते हैं जेनेटिक, समझे ना, जेनेटिक ड्रिफ्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट। और ये बार बार हो रहा है तो बोलेंगे जेनेटिक फ्लो। क्या बोलेंगे, जेनेटिक फ्लो, बस खत्म, जेनेटिक फ्लो बोलेंगे। ठीक ठीक, ओके। देयर वुड बी अ जीन फ्लो इफ दिस जीन माइग्रेशन, अच्छा हाँ सॉरी, जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं, सॉरी, इसको बोलते हैं जीन, सॉरी माय मिस्टेक, इसे बोलते हैं जीन माइग्रेशन। क्या बोलते हैं, जीन माइग्रेशन, और ये बार बार होगा तो जीन फ्लो बोलते हैं। ठीक है, एकदम ध्यान से। हैपेंस मल्टीपल टाइम इफ द सेम चेंज अकर्स बाय चांस, अगर यही चांस, बाय चांस होता है, मतलब अचानक से, इट इज कॉल्ड जेनेटिक ड्रिफ्ट। याद रखना, अगर जीन माइग्रेशन सब इंटेंशनली हो रहा है, सब जा रहे हैं एक छोड़ के दूसरा, तो जीन बाबू यहाँ से हट रहा है वहाँ जा रहा है, जीन फ्रिक्वेंसी चेंज हो रही है, और बार बार हो रहा है तो हम जीन फ्लो बोल रहे हैं, जेनेटिक फ्लो बोल रहे हैं। ठीक, लेकिन अगर अचानक से मौसम बिगड़ा, अगर भयानक से तूफान आ गया, सुनामी आ गया, कुछ चीजें अलग होकर चली गई कहीं और पे, बाई चांस हो रहा है,
ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं हम जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो दो चीजें हो गई। ओके नेक्स्ट, समटाइम्स द चेंज इन एलील फ्रीक्वेंसी इज सो डिफरेंट इन द न्यू सैंपल ऑफ पॉपुलेशन दैट दे बिकम अ डिफरेंट स्पीसीज। द ओरिजिनल ड्रिफ्टेड पॉपुलेशन बिकम्स फाउंडर एंड द इफेक्ट इज कॉल्ड फाउंडर इफेक्ट। बाबू देखो जेनेटिक ड्रिफ्ट में क्या हुआ, एकदम ध्यान से देखना। मान लेते हैं, देखिएगा ये बाबू ओल्ड पॉपुलेशन है, क्या है ये ओल्ड, ये है न्यू पॉपुलेशन, ये है ओल्ड, ये है न्यू। न्यू होने जा रहा है, यहाँ पे ए बी सी डी ई रह रहे थे, यहाँ से ई वाला चला गया यहाँ पे। जब ई वाला चला गया तो इसके बच्चे हुए ए, इसके बच्चे हुए एक्स हुए, वाई हुए, जेड हुए। तो यहाँ का न्यू इन्वायरमेंट है, क्या है यहाँ पे इन्वायरमेंट, क्या है न्यू है, हैबिटेट न्यू है। तो यहाँ पे चेंजेस भी न्यू होंगे, यहाँ पे ये न्यू स्पीसीज हो गया, क्या हो गया, ये न्यू स्पीसीज हो जाएंगे और ये लोग फाउंडर कहलाएंगे। ये जो थे ना ओल्ड वाले, ओल्ड वाला जो आया था कहाँ, न्यू में, कहाँ आया था, न्यू में, वह फाउंडर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वह फाउंडर कहलाएगा। तो इसे बोलते हैं फाउंडर इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको, फाउंडर इफेक्ट बोलते हैं। तो इसे बोलते हैं फाउंडर इफेक्ट, ध्यान समझना। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट में फाउंडर इफेक्ट पढ़ लिया आपने, ठीक। नेक्स्ट, माइक्रोबियल एक्सपेरिमेंट। अब म्यूटेशन की बात करेंगे। तीसरा पहला क्या था, जेनेटिक फ्लो वाला था, यानी कि जीन माइग्रेशन, जेनेटिक फ्लो, और दूसरा जेनेटिक ड्रिफ्ट था। तीसरा है म्यूटेशन। माइक्रोबियल एक्सपेरिमेंट shows that pre-existing advantageous mutations when selected will result in observation of new phenotypes over few generations. This would result in speciation। ठीक है ना, ये क्या होता है समझिएगा। जैसे कह रहा है कि एक बाबू कटोरा ले लीजिए, लेडरबर्ग एक्सपेरिमेंट यही है, लेडरबर्ग एक्सपेरिमेंट यही है। एक कटोरा लिया आपने, ठीक, उस कटोरे में एंटीबायोटिक रखा, सॉरी उस कटोरे में कुछ नहीं रखा, उसमें खूब ज्यादा बैक्टीरिया थे, उसको दूसरे कटोरे में शिफ्ट कर दिया जहां पे एंटीबायोटिक थे। तो बाबू ये क्या हो गए ना, जो कॉलोनी, दूसरी जो कॉलोनी है उसमें से कुछ ही लोग सर्वाइव कर पाएंगे, पहले वाले सब मर जाएंगे। तो जो सर्वाइव किए हैं उनको नई स्पीसीज में चेंज हुए हैं, म्यूटेशन हुआ है उनका। तो इसे हम कहेंगे कि अब जो है, अब फ्रीक्वेंसी सेम नहीं रह गई, फ्रीक्वेंसी चेंज हुई है, यहाँ म्यूटेशन हुआ है, इवोल्यूशन हुआ है, नया स्पीसीज का निर्माण हुआ है, फ्रीक्वेंसी की एकदम ऐसी की तैसी हो गई है। तो तीसरा हो गया आपका ये स्पेसिएशन, म्यूटेशन। नेचुरल सिलेक्शन। नेक्स्ट, चौथा, a process in which heritable variations enabling better survival are enabled to produce and leave greater number of progeny। ठीक कह रहा है। नेक्स्ट क्या है, नेचुरल सिलेक्शन। जानते हैं जो बेटर एडाप्ट करेगा सिचुएशन में वही ज्यादा प्रोजनी छोड़ेगा, ठीक है। द क्रिटिकल एनालिसिस मेक अस बिलीव दैट वेरिएशन ड्यू टू म्यूटेशन और वेरिएशन ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस और ड्यू टू जीन फ्लो और जेनेटिक ड्रिफ्ट रिजल्ट इन चेंज फ्रीक्वेंसी ऑफ जीन्स एंड एलील्स इन फ्यूचर जनरेशंस। कह रहा है उसी तरह से जीन रिकॉम्बिनेशन भी है। जीन रिकॉम्बिनेशन क्या होता है, मतलब कि रिकॉम्बिनेशन मतलब क्या, जब जो डीएनए होता है ना अपना जीन अदला बदली करता है, इसको रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। ट्रांसफर हो रहा है, इससे भी फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। कपल टू इनहेंस रिप्रोडक्टिव सक्सेस, नेचुरल सिलेक्शन मेक इट लुक लाइक डिफरेंट पॉपुलेशन। नेचुरल सिलेक्शन कैन लीड टू स्टेबलाइजेशन। देखो अब नेचुरल सिलेक्शन कितने तरह के होते हैं। पहला है स्टेबलाइजेशन, दूसरा है डायरेक्शनल और तीसरा है बाबू डिसरप्टिव। क्या है, डिसरप्टिव। ध्यान समझिएगा, देखिए यहां पे तीन तरह के नेचुरल सिलेक्शन होते हैं। देखिए ये है डायरेक्शनल, यानी कि व्हेन नेचर सेलेक्ट एवरेज वैल्यू। एग्जाम्पल इसका हम बताए थे बेबी वेट। क्या बताए थे, बेबी वेट, बेबी का वेट। बाबू मान लो एक बेबी जो पैदा होते हैं 2 किलो हो सकते हैं, 4 किलो हो सकते हैं, 7 किलो हो सकते हैं। ये वाला मर जाएगा, ये भी मर जाएगा। नेचर इसको सिलेक्ट करती है एवरेज वाले को, मीन वैल्यू को, और जो मीन वैल्यू को ही बस सिलेक्ट किया जाता है नेचर द्वारा, इसको बोलते हैं स्टेबलाइज सिलेक्शन। और बाबू पीक एकदम शार्प और एकदम पतला मिलता है, शार्प एंड पतला मिलता है, याद रखेंगे इसको, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट, दूसरा क्या है, डायरेक्शनल। दूसरा क्या है बाबू, डायरेक्शनल। इसमें एग्जाम्पल हम बताए थे आपको, इसमें हम एग्जाम्पल बताए थे क्या, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म, मॉथ वाला। कौन वाला, मॉथ। देखो बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन सिर्फ व्हाइट मॉथ थी और आफ्टर सिर्फ डार्क वाला था, सिलेक्ट किया था नेचर ने ज्यादातर। तो जब किसी एक एक्सट्रीम
ना, किसी एक एक्सट्रीम वैल्यू को अगर चुनती है नेचुरल सिलेक्शन, उसको बढ़ावा देती है, इसको हम बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं बाबू क्या, इसको हम बोलते हैं डायरेक्शनल, कि जो शिफ्ट हो रहा है या तो इधर शिफ्ट होगा या तो इधर शिफ्ट होगा ग्राफ। तो यहाँ पे ये देखो इधर शिफ्ट हो रहा है ऐसे कह रहे हैं हम, तो हम कह रहे हैं इसको डायरेक्शनल, एक डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। अब इतना शार्प एकदम देखने में सेम लगता है, थोड़ा सा ये डाउन होगा, दो दिया हो थोड़ा सा डाउन होगा, थोड़ा सा चौड़ा, देखो नीचे जो इसका बेस बढ़ रहा है, तो किसी एक को चुन रही है, किसी एक को, या तो एक्सट्रीम, यानी कि बाबू मान लो कोई भी चिड़िया है, उसके दो वेरिएंट है, गोरहर और करिया, तो बाबू ठंडी में गोरहर है, गर्मी में कोई करिया है। तो इस तरह से हम कह रहे हैं जो चिड़िया है वो एक मौसम में एक ही लोग को चुना जा रहा है, तो जब दो एक्सट्रीम में से एक ही कैरेक्टर को चुनती है नेचर, इसको बोलते हैं हम डायरेक्शन। तीसरा बाबू ठंडी में भी करिया और गोरहर दोनों चिड़िया है, और गर्मी में भी दोनों चिड़िया है, यानी कि दोनों को ही लेके चल रही है नेचर, दोनों को सिलेक्ट कर रही है, दो पीक बनेंगे, इसको बोलते हैं डिसरप्टिव। ये तीन तरीके के नेचुरल सिलेक्शन थे, एकदम अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक। तो ये लिखा है जब इंडिविजुअल एक्वायर पेरिफेरल कैरेक्टर वैल्यू एट बोथ एंड, दोनों को, बस एकदम समझ लेना। अब आता है ब्रीफ अकाउंट, बस सेकेंड लास्ट टॉपिक है ये, बस 15-20 मिनट और। अब ब्रीफ अकाउंट